ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम लोग इकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। जब भी आप नीट पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, नीट के एग्जाम के हिसाब से देखो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा पोर्शन है। इसमें 4 चैप्टर है। एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, वो चैप्टर अभी मैं दे नहीं रहा हूँ। बाकी ये 3 जो है, इकोसिस्टम, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह जो है उसके हम लोग देखेंगे। बट मैं आपको बहुत क्लियर ये बता दूं कि जैसे कि ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा है ना, आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज बुक भी देखोगे तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कि नेशनल पार्क कौन से हैं, क्या है, ये भी अगर थोड़ा सा देखो तो मैं हम लोग डेफिनेटली बच्चों इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हमें एक्चुअली क्या क्या थोड़ा बहुत बाहर से पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। बट बिल्कुल ये बात समझो कि ये 4 चैप्टर आपने अगर सही ढंग से कर लिए हैं, ठीक है, तो आपके लगभग, क्योंकि 4 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 40 मार्क जो बेटा 40 मार्क्स यहाँ पे आपको एक्जैक्टली मिल जाते हैं। तो बच्चों ये जो है ना बहुत मतलब जनरल है, बहुत आराम से आप चीजों को समझ सकते हो, ऐसा कोई बहुत मुश्किल पॉइंट है नहीं। तो चलो यहाँ शुरुआत करते बेटा चैप्टर को। हम लोग कह रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उससे पहले एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। सो ठीक है, वो दूसरे सब लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चलो इकोसिस्टम के बारे में हमें क्या पता है। तो इकोसिस्टम एक बहुत ही सिंपल चीज है भाई। देखो हम लोग जहाँ रहते हैं उसको हम यूनिवर्स, है ना, कहते हैं। एक्चुअली वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, है ना। बट हम लोग ये समझे कि क्या अर्थ के ऊपर जो भी कंटेंट है लिविंग लाइफ का, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि वाटर का कंटेंट हाइड्रोस्फीयर है ना, एयर का कंटेंट एटमॉस्फेयर है, वैसे ही बेटा तो हम लोग उसे कहते हैं बायोस्फीयर। बच्चों थोड़ा ध्यान से चीजों को समझते हैं। देखो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, क्या आप पूरे बायोस्फीयर को एक साथ स्टडी कर पाओगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। बायोस्फीयर को एंटायरली हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? साउंड तो शुरू किया है कि नहीं? आ रही है। यस यस यस, ओके, ठीक है। चल, तो इकोसिस्टम ये जो पार्ट है डेफिनेटली बेटा है ना, इसको हम लोग देखो एक यूनिट की तरह देखते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह देखते हैं, ठीक है। तो क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, ठीक है। मैं कंसेप्ट में तो दोनों ही बातें आपको समझाऊंगा यहाँ पे। बट देखो यहाँ पे बेटा हमें समझ में आता है कि ये जो चीज लिखी है ना उन्होंने, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट। अब इसका क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब? जैसे मैं आपको पूछूं कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, ये भी आप बता सकते हो किडनी का, है ना। सो व्हाट इट इज, क्या बेटा नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है ना, आपको क्या लगता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवे, एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का वो पार्ट जिसे हम लोग स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आप अगर देखोगे तो एक इकोसिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। एक जो होता है एयर, वाटर, सॉइल, ये सब, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, व्हाटएवर, एडाप्टिव फैक्टर, ये सारे। तो इनको तो मैं ए बायोटिक फैक्टर कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ए बायोटिक फैक्टर। बट इसके अलावा इसमें जो चीज प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा बायोटिक कम्युनिटी, ये दोनों चीजें। अब यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये डक इस फिश को खाएगा भैया, मजा आएगा उसको। शायद ये फिश ये एल्गी को खाएगा या प्लांट को, व्हाटएवर, ठीक है। तो एक बायोटिक कम्युनिटी, एक और इंडिविजुअल जो है बायोटिक पॉपुलेशन, तो दूसरे बायोटिक पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बट इतना ही नहीं, यहाँ पे है ना, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग फैक्टर के साथ में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं।
तो क्या है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ये तो हो ही रहा है, एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है, इनके बीच का इंटरेक्शन हो रहा है। और बेटा है ना, एक और प्रकार का इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है बिटवीन द इंडिविजुअल्स और द पॉपुलेशंस ऑफ द बायोटिक फैक्टर। तो दैट इज, है ना, अब इसी चीज को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब उसके फंक्शनल यूनिट को हम लोग, बट आप स्टडी करते समय बेटा दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। दोनों चीजें मतलब वी स्टडी द फर्स्ट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑल्दो हमारी एनसीईआरटी दोनों चीजों के बारे में बात करती है, बट इसे हम लोग सिर्फ फंक्शनल यूनिट ही मानते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलो वन बाय वन। तो एक बार तो क्वेश्चन आया था कि इकोसिस्टम ये टर्म कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली बेटा इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा A.G. टेंसले। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है बच्चों। A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म दिया था। क्या टर्म है ये? इकोसिस्टम, ठीक है। ये पहली चीज आपको बेटा देखने को मिलती है, ठीक है। इसी को बेटा कोई दूसरे साइंटिस्ट ने, इस इकोसिस्टम को ही हम लोग ना अलग अलग नामों से भी देखने को मिलता है, तो विल नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो एक चीज है जिसको हम लोग देखो लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म का एक कंसेप्ट है, लाइफ फॉर्म का ये भी मतलब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये लिख सकते हो आप लोग। ये कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा रॉइनक्योर, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीसीज दूसरे लिविंग स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म। एक्चुअली वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा बात करते हैं, है ना, लाइफ फॉर्म के। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम हमें हमेशा पता होना चाहिए, और वो नाम है बेटा ई पी ऑडम। ई.पी. ऑडम, ठीक है। तो ई.पी. ऑडम ये जो भाई साहब है, इन्होंने इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, मतलब जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इकोलॉजी, है ना, he is called actually called as what the father of ecology, and E.P. Odum, the science of the ecosystem, how to study this entire ecosystem, and ecology, इसको बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये कंसेप्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया बेटा मतलब वेल नोन, सबसे ना वेल नोन इकोलॉजिस्ट है, इनका नाम है E.P. ऑडम। तो जो भी हम लोग ज्यादा करके इकोसिस्टम के बुक्स को पढ़ते हैं, कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो सारे बेटा ई.पी. ऑडम ने लिखे हुए हैं। जैसे कि हम लीनियस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टैक्सोनॉमी, वैसे बेटा हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों, है ना, हम बात करते हैं ई.पी. ऑडम का। तो एनीवे ये नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे, बट रिमेंबर टेंसले वाज द मैन हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोसिस्टम टर्म जो है उन्होंने कॉइन किया था। अगर हम लोग बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो बायोस्फीयर एक पूरा एंटायर बेटा कंटेंट है अर्थ के ऊपर का। बट बायोस्फीयर से भी एक छोटी चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब ये चीज आप एक्चुअली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ोगे, बट उसे हम लोग कहते हैं बायोम, यू नो, बायोम, दिस इज द वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, है ना। बायोम क्या होता है? जैसे कि अगर मैं डेजर्ट के बारे में बात करूँ, ये इसके पहले के चैप्टर में है बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, डेजर्ट, ठीक है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारी चीजें बायोम है। बायोम एक पर्टिकुलर बेटा वेजिटेशन पैटर्न है जो आपको अलग से पता चलता है, दिखाई देता है, यू कैन आइडेंटिफाई। ये टुंड्रा, अच्छा टुंड्रा, सवाना, सवाना, है ना, ये जो वर्ड है ना आप लोगों ने सुने होंगे, टुंड्रा, सवाना, है ना, मे बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ग्रासलैंड है टोटल, इस तरह से बेटा मे बी यू हैव हर्ड अबाउट इट, बट ये पार्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर का। एनीवे अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन आपको क्या आएगा, दो चीजें अच्छे से याद रखना। हु कॉइन्ड द टर्म? टेंसले। And what is the ecosystem? It's a functional unit, ठीक है सर।
अभी अभी आपने बताया ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इकोसिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल कंसेप्ट, दूसरा एक फंक्शनल कंसेप्ट है। हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को प्रॉपरली बेटा मतलब ही कंसिडर किया है ना। देखो क्या क्या टाइप है, अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब उस इकोसिस्टम का कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, कंपोजिशन कैसा है, उसमें कौन कौन से स्पीसीज है, कितने दूर है, पहाड़ है कि नदियां है कि ड्राई है कि नहीं है, वो सब हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग वातावरण कहते हैं। anyway, ना यहाँ पे देखो इकोसिस्टम का साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है ना, बट इकोसिस्टम मेरे लिए एक यूनिट है स्टडी करने के लिए, है ना। हम लोग बात करते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और बेटा एक है जिनको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली दो टाइप में हमारी एनसीईआरटी के तो जो है हम लोग स्टडी करेंगे। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है बच्चों, है ना, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे ना। अब ये जो है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये दोनों ही बोथ ऑफ देम, ठीक है, ये दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों इकोसिस्टम है। कौन से? है ना, नेचुरल इकोसिस्टम से। अभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के क्या एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे टेरेस्ट्रियल। दूसरा एक्वेटिक क्या है? पॉन्ड, पॉन्ड मतलब छोटा सा ऐसा तालाब, छोटा सा तालाब, ठीक है। लेक, लेक मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, सरोवर जिसे कहते हैं, लेक मतलब सरोवर हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पॉन्ड छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा तालाब या बड़ा सा सरोवर। वेटलैंड, वेटलैंड मतलब जहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं होता है, ठीक है, बट है ना थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो रहता है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में, उसे वेटलैंड कहते हैं। रिवर, यू नो द रिवर, ठीक है। इस्चुरी, ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये इस्चुरी थोड़ा बड़ा एरिया है ना, एज कम्पेयर टू द वेटलैंड एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि यार ये जितनी भी जगह होती है जहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, उनको हम लोग है ना एक एक एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। देखो मेरे लिए ना ये जो छोटा सा एक ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, दिस इज एन वाटर ड्रॉप बट दिस इज एन इकोसिस्टम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड करना चाहते हैं तो इट ऑलवेज हैज एन इमेजिनरी बाउंड्री। मैंने डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ कितने एरिया को पढ़ना है, ठीक है, आई विल डिसाइड मैं कितने एरिया को पढ़ूंगा, मैं उसको बोलूंगा हाँ चलो ये इकोसिस्टम, ठीक है। सो इट ऑलवेज हैज एन इमेजिनरी बाउंड्री, मतलब एन एंटायर ओशन इज एन इकोसिस्टम, बट अ स्मॉल ड्रॉप of water is also an ecosystem. It has water, it have millions of bacteria, enough, that's it, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इज इट क्लियर? हेलो, इसीलिए हम लोग उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, हम लोग उसको फंक्शनल यूनिट मानते हैं। से हम लोग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि मैं डिसाइड कर सकता हूँ छोटे से पॉइंट को भी इकोसिस्टम बोलूं, बड़े से है ना सरोवर को भी या पूरे ओशन को भी इकोसिस्टम कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। Isn't it? Hello, is it clear to you? So it can be a micro ecosystem, it can be a mini ecosystem, it can be a global ecosystem. There are a lot of ways to understand it, to see it, ठीक है। but हम लोग क्यों देते हैं? देखो इकोलॉजी ये है स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ द नेचर, ठीक है। अगर आप इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो तो आपके सामने एक छोटा यूनिट होगा जिससे आप इकोलॉजी को पढ़ोगे, वो यूनिट है बच्चों इकोसिस्टम। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। मैनमेड इकोसिस्टम, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्रॉप फील्ड है, अभी क्रॉप फील्ड क्या है, हमने जंगल तोड़ दिया, वहां पे बेटा है ना प्लगिंग किया, ये किया, वाटर सप्लाई किया, और अपने हिसाब से एक मोनोटोनस, है ना एरिया। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है कि वहां पे जो क्रॉप्स लगे बस एक ही प्रकार का क्रॉप लगा है, बस चावल की खेती, चावल की खेती हो रही है, गेहूं की खेती लगी तो गेहूं की, तो ये जो चीज है ना ये बायोडाइवर्सिटी कम करती है।
डाइवर्सिटी कम है ना यार, क्रॉपलैंड में डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट जैसी डाइवर्सिटी है क्या क्रॉपलैंड में? नहीं है। फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है, एनिमल्स है। खेतों में क्या होता है? खेतों में तो कुछ नहीं होता, एक ही प्रकार का प्लांट लगा हुआ है यील्ड बढ़ाने के लिए, एक्वेरियम। ठीक है, इवन घरों में भी आप छोटे से, आपने घर में भी लोग रखते हैं छोटा सा फिश पॉट वगैरह, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें वाटर है, एयर है, अलग अलग छोटे से कुछ मछलियां डाल दी आपने। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। बड़े एक्वेरियम भी है, छोटे सी बात है, बड़े एक्वेरियम भी है, बट ये मैन मेड हो सकते हैं। ठीक है, these are what the man-made ecosystems, crop fields and aquarium, ये सारी। इवन एक आप बोलोगे ना, एक जूलॉजिकल पार्क, मतलब एक जू होता है ना, जू। जू क्या है? जू भी तो एक मैन मेड इकोसिस्टम ही तो है। उसमें आपने एनिमल्स ये वो है ना ला के रख दिए इधर उधर के। सो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को मैं आपको समझाना चाहूंगा। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, यहाँ कंसेप्ट है तो डेटा नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम टेलिंग यू फर्स्ट, बिल्कुल क्लियरली समझो कि क्या कहना चाहता हूँ। नंबर वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, मैं दो चीजें यहाँ पे बोलूंगा, दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसके ऊपर है ना बहुत सारी चीजें, इवन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी आपको समझने को मिलेगा। आई एम ड्रॉइंग समथिंग हियर। सो दिस इज अर्थ, इसको मैं अर्थ कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना बच्चों, ये जो चीज है ना, इसको मैं इक्वेटर कहता हूँ, और इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री एंड मिनट ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो होता है इक्वेटर है, इक्वेटर से आप यहाँ पे जाओगे ना, ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं पोलर जोन, इसको भी बोलते हैं पोल। ऑब्वियसली बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है, अगर मैं इतने डिस्टेंस पे चला गया है ना यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बोलूंगा कि अच्छा 23 डिग्री नॉर्थ चला गया, सॉरी मैं बोलूंगा कि 23 डिग्री साउथ चला गया। या तो मैं अगर इक्वेटर से यहाँ तक पहुंच गया, इधर से यहाँ तक, तो मैं इसको बोलूंगा 23 डिग्री नॉर्थ। सेम वे यहाँ पे आ गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं बोलूंगा अच्छा चलो 40 डिग्री नॉर्थ चला गया। मैं इधर आ गया, यहाँ तक आ गया, तो चलो 40 डिग्री साउथ आ गया, ठीक है, साउथ। तो मतलब ये नंबर जितना बड़ा होगा, मैंने बोला अच्छा चलो 70 डिग्री साउथ, तो ये नंबर जितना बड़ा होगा मैं बोलता हूँ अच्छा इसको मैं कहता हूँ लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड, okay, latitude. So what is latitude? Latitude means the distance from the equator, ठीक है बच्चों। लैटिट्यूड का क्या मतलब है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मैं इक्वेटर से जितने दूर जाता हूँ ना, उतना मैं हायर लैटिट्यूड की तरफ चल रहा हूँ। क्लियर है ये बेटा? बेसिक क्लियर है ना? थोड़ा जियोग्राफी इधर है ना तो यहाँ पे नोटिस करते हैं, when I'm moving away from the equator, what I am doing, we are moving toward the larger latitude, है ना, higher latitude, बराबर है। जितना ज्यादा दूर जाता हूँ, जितना पोल की तरफ हूँ, उतना मैं हायर लैटिट्यूड की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ। नाउ ऑब्वियसली बेटा, क्या बेटा यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे इक्वेटर के पास में, क्या वो पोलर रीजन पे भी होंगे क्या? नहीं होते, बिल्कुल होता है। प्लेस टू प्लेस बेटा आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट एनिमल देखने को मिलेंगे। तो बेटा क्या इकोसिस्टम चेंज होती है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बदलता है जब आप एक लैटिट्यूड को है ना चलते चले जाओगे, तो आंसर इज यस। मतलब प्लेस टू प्लेस है ना, प्लेस टू प्लेस या जोन टू जोन और लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, द वेजिटेशन विल चेंज, द इकोसिस्टम विल चेंज। हेलो, इजंट इट? सबको समझ में आया? हेलो, सबको समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। अब ये सब पूछते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, अभी तो बेसिक है ये। तो जब मैं इक्वेटर से दूर दूर जाऊंगा, तो यार जब मैं इक्वेटर से दूर जाऊंगा मतलब लैटिट्यूड बढ़ रहा है, यही बोल रहे हो ना? बिल्कुल यही बोल रहे हो, बट डाइवर्सिटी कम हो रही है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यार इक्वेटर के पास में, उसके बाद आता है टेम्परेट, टेम्परेट में कुछ नहीं है,
है ना, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और फिर यहाँ का अल्पाइन या पोलर रीजन में अच्छा खासा ठंडी है, बट डाइवर्सिटी बहुत कम होती चली जा रही है। ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये रहा बेटा लैटिट्यूडनल स्ट्रक्चर जो है वेरी करता है। आप लैटिट्यूड चेंज करोगे, प्लेस टू प्लेस बेटा इकोसिस्टम वेरी करेगा। अब आते हैं एक और फंडे की तरफ। चलो, एक और फंडा ये है बच्चों एक और फंडा ये है कि ये है बेटा ओशन। ये ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे नाव लेके घूम रहा है, ओके ठीक है, अरे नाव है। अब ओशन से आप बेटा बीच के ऊपर आ गए, बीच के ऊपर से आगे चले तो यहाँ पे दूरी पे थोड़ा सा छोटा पहाड़ आया, छोटे पहाड़ पे एकदम हिमालय पे चढ़ गए। सो whenever we see, इसको बोलते हैं सी सरफेस, यू नो, इसे क्या कहते हैं, सी सरफेस। तो यहाँ पे अगर आपको, इफ यू आर हियर एंड आपने यहाँ पे फ्लैग लगा दिया, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस। डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस, जितना आप ऊपर 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 हवा में उड़ोगे उतना बेटा क्या होता है रे, एल्टीट्यूड। समझ रहे हो, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस। समझ रहे हो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस। और बेटा जितना आप सी सरफेस से ऊपर जाओगे, है ना, अर्थ के क्रस्ट से अवे दूर जाओगे, ऊपर ऊपर उठोगे, वैसे वैसे बेटा आपको अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम कंपोजिशन देखने को मिलेगा। आप इस लेवल पे बेटा अलग ही प्रकार के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो और अलग देखने को, और ऊपर इतना ऊपर नहीं जाना है कि वापस नहीं आना है, वापस भी आना है। But whenever you move away from the sea surface, you are moving toward the higher altitude. समझ रहे हो आप, है ना, हायर एल्टीट्यूड, है ना, एक ही जगह पे आप मूव कर रहे हो, यही जगह है, मान लेते ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहीं से मूव कर रहे हो आप लोग। You are moving only on the one single place, but above from the earth surface. लैटिट्यूड में क्या कर रहे हो आप, प्लेस बदल रहे हो, जगह बदल रहे हो, अर्थ के ऊपर ही गोल 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 घूम रहे हो, इधर उधर इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, इक्वेटर से दूर जा रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, आप एक ही जगह से ऊपर उठ रहे हो भैया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली बेटा एल्टीट्यूड बदलेगा तो इकोसिस्टम का पैटर्न बदलेगा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, है ना, एक ही जैसा रहेगा क्या, इजंट इट, हेलो, यस और नो, क्या बेटा इकोसिस्टम चेंज होगा कि एक ही जैसा रहेगा, चेंज होगा सर, चेंज होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे आप लोग जाओगे उतना बेटा डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। मोर द एल्टीट्यूड लेस द डाइवर्सिटी, मोर द लैटिट्यूड लेस द डाइवर्सिटी, दिमाग में बिठा लो, सिंपल है। हेलो, अरे क्लियर है क्या, यस हाँ। अब बेटा ये सब नाटक को हम लोग यूज करेंगे, अब ये बेसिक आपको एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पता है, नाउ वी विल यूज इट, ठीक है, वी विल यूज इट, नाउ वी हैव टू यूज इट, ओके, यूज करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये था बच्चों बेसिक, क्लियर ऑल, ओके। तो देखो यहाँ पे कह क्या रहा है बेटा, ये एक तो चीज हमारे एनसीईआरटी में लिखी, एक दूसरी चीज जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, नाउ सी। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम को मैं छोटा इकोसिस्टम भी, एक वाटर ड्रॉप को भी इकोसिस्टम कहता हूँ। यहाँ पे है एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम, बराबर, पूरे बायोस्फीयर को मैं ग्लोबल इकोसिस्टम कहता हूँ, ये हमारा एनसीईआरटी कहता है, क्लियरली बता, ठीक है, पूरे बायोस्फीयर को मैं ग्लोबल इकोसिस्टम कहता हूँ। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद in an ecosystem, biotic and abiotic components interact and function as a unit, बराबर है, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखो यहाँ स्टेटमेंट आया एनसीईआरटी का, आप मुझे बताना, बस आप एक शब्द में मुझे बताना कि ये लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा है या एल्टीट्यूड, यही बताना है, ठीक है। चल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन of different species occupying the different levels
is called stratification. बताओ ये क्या कह रहा है? ये एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, लैटिट्यूड के बारे में? यहाँ एग्जांपल दिया है, उन्होंने बताया कि अगर आप फॉरेस्ट को देखोगे तो फॉरेस्ट में ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। यहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड लेयर है, उसके ऊपर एक और लाइन बनाई, यहाँ पे श्रब लेयर है, उसके ऊपर एक और लाइन बनाई, ये है बेटा अंडर स्टोरी लेयर और व्हाटएवर मे बी, इसको बोलते बेटा कैनोपी लेयर, और ये होते हैं इमर्जेंट, मतलब बहुत ऊंचे एकदम से बाहर निकल के आते हैं पूरे फॉरेस्ट में से कुछ प्लांट्स, ठीक है, तो इमर्जेंट लेयर। तो बेटा ये जो है ना, मैं दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टू सेपरेट दैम, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्टिकल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब यहाँ पे अलग स्पीसीज है, यहाँ अलग स्पीसीज है, यहाँ पे अलग स्पीसीज है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, यहाँ पे बेटा अलग है, ठीक है। तो इसको मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहता हूँ, क्योंकि व्हेन आई मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हायर एल्टीट्यूड, द स्पीसीज इज चेंजिंग, द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। हेलो, इसी को मैं स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रैटा चढ़ रहा है, ये पहला स्ट्रैटा, ये दूसरा स्ट्रैटा, ये तीसरा स्ट्रैटा, ये चौथा स्ट्रैटा, 4 स्ट्रैटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड वाली बात हो रही बच्चों, बट अगर मैं एल्टीट्यूड को दिखाना चाहता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाऊंगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हेलो, ये स्टेटमेंट लिख लो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या? The vertical distribution is shown by drawing the horizontal lines. लाइन हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी, बराबर है। जैसे कि आप एक टावर में रहते हो, है ना, फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लैट का मतलब क्या है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वर्टिकल है, बट हाउ दे आर सेपरेटेड? डेफिनेटली बेटा बीच बीच में हम लोगों ने, है ना, रूप और ये बनाया हुआ है, एक रूप बनाया, उसके ऊपर दूसरा फ्लैट बनाया, दूसरा रूप बनाया, तीसरा, इस तरह से चलेगा। Isn't it clear to you? ठीक है। And to understand this, we have to understand the word stratification. Stratification क्या होता है? लेयर बाय लेयर, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। बट जब लेयर चढ़ती है तो बेटा साइड में चढ़ती है कि नहीं, एक के ऊपर एक, इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये कौन से प्रकार का बेटा स्ट्रक्चर है बताओ? एल्टीट्यूड वाला है या लैटिट्यूड वाला? हेलो, तो आंसर इज एल्टीट्यूड, बिल्कुल सिंपल। तो आपको याद रखना है स्ट्रैटिफिकेशन इज अ फिनोमेनन, एल्टीट्यूडनल फिनोमेनन है स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जांपल है, इन अ फॉरेस्ट trees occupy top strata, shrubs the second, and herbs and grasses the bottom layers। ठीक है, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हम लोग पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पेन एंड पेपर पे चीजें दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा नोटिस करो। देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ है मुंबई, ठीक है, यहाँ बेटा पुणे, यहाँ है अहमदनगर, और यहाँ है नागपुर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहा हूँ, प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का वेजिटेशन थोड़ा अलग है, यहाँ का वेजिटेशन थोड़ा अलग है, यहाँ का वेजिटेशन थोड़ा अलग है, यहाँ का वेजिटेशन बेटा कुछ अलग भी है। तो मैंने देखा कि मैं अब यहाँ पे, क्योंकि प्लेस टू प्लेस वेरिएशन दिखाने के लिए यहाँ का इकोसिस्टम, मैंने 4 इकोसिस्टम बनाए, 1 2 3 4, बट इनको सेपरेट करने के लिए मैंने वर्टिकल लाइंस डाली है। वर्टिकल लाइन डिटरमाइन कर रही है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? हॉरिजॉन्टल, मतलब कैसा बेटा? प्लेस टू प्लेस वेरिएशन, प्लेस टू प्लेस वेरिएशन, ठीक है। ये कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड है? लैटिट्यूड, करेक्ट है। और इसी को हम लोग क्या कहते पता है? जोनेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? जोनेशन। सो बिल्कुल इसके अपोजिट है स्ट्रैटिफिकेशन।
स्ट्रेटिफिकेशन में मैंने एक एरिया लिया, सपोज ये मान लेते हैं ये है अहमदनगर, इसी जगह पे मैंने एक लेयर बनाई, फिर दूसरी एक लेयर बनाई, फिर तीसरी एक लेयर बनाई, फिर चौथी एक लेयर बनाई, ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ का वेजिटेशन ग्रासलैंड वाला, श्रब्स वाला, कैनोपी वाला और बेटा इमर्जेंट वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो ये कैसा है, दिस इज, है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, दिस आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। ये लेयर टू लेयर वेरिएशन है, प्लेस टू प्लेस नहीं, लेयर टू लेयर वेरिएशन, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार कंसेप्ट है बेटा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वेरी कर रहा है, एल्टीट्यूड, ओके सॉरी, एल्टीट्यूड वेरी कर रहा है, इसीलिए बेटा, है ना, ये जो है आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है इकोसिस्टम। तो क्या आपको क्लियर है? अब देखो, ये तो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में है, दोनों ही पता होने चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो दिया, ये क्यों बता रहे हो? देखो, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा ये भी नहीं समझ में आएगा सही ढंग से। आपको अभी क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई इश्यू है पूछ लो भैया। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो मैं बिल्कुल, है ना, प्रॉपरली डिलीवर करना चाहता हूँ ताकि आपका लॉजिक सही बने, आंसर गलत ना हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो फिर अच्छी बात है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आते बेटा हम लोग स्लाइड से ऊपर। तो ये मैंने बता दिया, in a forest trees occupies the top strata, shrub the second and herbs and grasses the bottom। ये स्ट्रेटिफिकेशन है, और स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको दिखाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। बट ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, फंक्शन के बारे में नहीं। जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दोनों ही चीजें बेटा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। इवन जो हमने टाइप्स देखे ना बेटा, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, ये भी स्ट्रक्चरल है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो, वाटर है कि क्या है रे बताओ, है ना, ये सब पक्का। सो हाँ बिल्कुल सही शाम। सो मुद्दा बहुत नॉर्मल है यार, ये मतलब हमें पता है, हाँ चलो एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट एनसीईआरटी ने दिया है, दूसरा सर ने बता दिया लैटिट्यूड वाला कंसेप्ट। नाउ आते हैं एक आइडियल इकोसिस्टम जिससे हम लोग समझ सके कि एक्चुअली क्या बातें हो रही है। तो एक छोटा सा तालाब, पॉन्ड, है ना, छोटा सा तालाब, पॉन्ड। अब पॉन्ड में क्या है? पॉन्ड में बहुत सारी चीजें भाई, है ना, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, एवरीथिंग इज देयर, ऑल दीज अबायोटिक फैक्टर्स आर देयर, ओके। बट, है ना, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे बेटा बड़ी फिश है, छोटी फिश है, एकदम छोटी फिश है, डक है, ठीक है, आजू बाजू में घूमने वाले एनिमल्स है, बर्ड है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट सबमर्ज प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है, ये कॉर्नर वाले भी प्लांट है, सारे प्रकार के प्लांट्स भी है, सो एवरीथिंग इज देयर, यू नो। सो पॉन्ड इकोसिस्टम इज एन सेल्फ सफिशिएंट। तो देखो, इकोसिस्टम को अब हम समझना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को, पहले स्ट्रक्चर को, फिर फंक्शन को। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन से बायोटिक और कौन से अबायोटिक फैक्टर मौजूद है, वही चीजें बेटा उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। आई अगेन रिपीट, किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ऑब्वियसली वहां पे सबसे पहले तो किस प्रकार के बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोटिक कम्युनिटी है, एज वेल एज उन से अबायोटिक फैक्टर और किस लेवल पे है, ठीक है, वो अर्थ के कौन से पोजीशन पे है, किस लैटिट्यूड पे है, किस एल्टीट्यूड पे है, क्योंकि एक समय पे दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। आप हिमालय पे खड़े हो, इसका सीधा मतलब है कि आप बेटा इक्वेटर के पास में हो, सो यू आर एट द लोअर ट्रॉपिक्स बट हायर एल्टीट्यूड। हेलो, अरे क्लियर है? यू आर नॉट एट द टेम्परेट एक्चुअली, आप नॉर्थ अमेरिका में हो तो यू आर इन द टेम्परेट जोन, यू नो, बट इफ यू आर इन द साउथ अमेरिका
ब्राजील, चिली, यहाँ पे हो आप, तो यहाँ पे तो यार यू आर एट द ट्रॉपिक्स, ये हमें समझना पड़ेगा। इफ यू आर इन द रशिया, ठीक है, रशिया मतलब रशिया जो नीचे है, नीचे की तरफ जाओगे मंगोलिया के पास पास में, तो आप टेम्परेट जोन में हो। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एट द रशिया, एट द मॉस्को वास्को अलास्का वगैरह जो ऊपर के पोजीशन पे आप जाओगे, तो डेफिनेटली यू आर एट द अल्पाइन जोन। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल आइडिया आपको अगर आता है तो हमें यही समझना है कि आप जिस भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, ये उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। नाउ अ पॉन्ड इज अ शैलो, सिंपल। यहाँ पे देखना सेल्फ सस्टेनेबल, ये वर्ड आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी that exhibits all basic components of an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम में जो चीजें होनी चाहिए वो इस छोटे से पॉन्ड में आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या होगा? नंबर 1 एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट्स। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि सोलर इनपुट, साइकिल्स ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ, है ना, कितना है डे लेंथ है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। अभी आप नॉर्वे वगैरह मतलब पोलर रीजन पे जाओगे तो 6-6 महीने लाइट ही नहीं आ रहा है, सनराइज ही नहीं आ रहा है, ऐसे भी एरियाज आपके ऊपर है। देन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, इसमें बायोटिक कम्युनिटीज के बारे में अभी बात हो रही है। कौन से? फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि वाटर बॉडी है। सम एल्गी एंड फ्लोटिंग, है ना, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। तो अलग अलग प्रकार के वहां पे बेटा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। चलो फाइटोप्लैंक्टन्स है या फ्लोटिंग एल्गीज है या फ्लोटिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स है, सबमर्ज्ड है कुछ प्लांट्स, कुछ मार्जिनल है, आप है ना एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे लगे हुए। उसके बाद उसमें कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं? कंज्यूमर जो कि हेटेरोट्रॉप है, जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। बॉटम ड्वेलिंग मतलब बेंथिक। अब ये बेंथिक वर्ड आपके एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम चैप्टर में लिखा हुआ है। कौन से फाइलम में लिखा हुआ है, कौन बताएगा? आगे अभी एनीवन नहीं भी बताना चाहो, बट कैन यू रिकलेक्ट? किसी को याद आता है बेंथिक ये टर्म कहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनिमल किंगडम में, विच फाइलम, है ना? एनीवे, अच्छा स्टारफिश कैसा होता है? बेंथिक होता है क्या? है? चलो ये थोड़ा देखो, आपको दिखेगा ये सब चीजों को इंटरलिंक करना सीखोगे। जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स भी आपको बताऊंगा। डिकम्पोजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार। डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, सारी चीजें हैं बेटा। ये सारे जितने भी आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लैजेलेट्स भी डिकम्पोजर्स में आते हैं। कुछ मतलब प्रोटोजोन्स भी है जो डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट फ्लैजेलेट्स होते हैं, फ्लैजेला उनके पास होता है, वो डिकम्पोजिशन करते हैं। सो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, एक पॉन्ड में ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सारा स्ट्रक्चरल बात है, कोई फंक्शनल चीज लिखी नहीं है, नथिंग। बट यहाँ पे एक फंक्शनल वर्ड आया है, वो क्या है बेटा? इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब उसके पास सारी चीजें वो अवेलेबल है जो किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। नाउ थोड़ा ध्यान देना, जब बेटा इस पॉन्ड के सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि वो अपने सारे फंक्शंस खुद ही कर रहा है। ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर तो है ही, बट फंक्शनल क्या फंक्शन होते हैं? देखो, फंक्शन में हमें 4 चीजें पढ़नी है, आगे पूरा चैप्टर इसी फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, बिकॉज इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। तो क्या क्या होता है? देखो, पहली चीज तो प्रोडक्टिविटी होती है यार, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाओ, कौन करेगा? ऑटोट्रॉप्स करेंगे। तो कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी बाय द ऑटोट्रॉप्स, तो इसको हम लोग प्रोडक्शन भी कहते हैं, इसे हम लोग प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का टर्म आएगा। उसके बाद आता है बेटा कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय द हेटेरोट्रॉप्स, तो कंजम्पशन आएगा, एक दूसरे को खाएंगे, फूड चेन, फूड चेन शुरू हो जाएगी, है ना। उसके बाद में एक और फंक्शन आता है डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। अब ये मरेंगे, एनिमल मरेंगे, प्लांट मरेंगे, उनकी डेड बॉडीज बेटा, डेब्रिस जमा होंगे, डेट्रिटस जमा होगा, तो उसको सड़ाने गलाने का कार्यक्रम भी होना चाहिए। उनमें जो भी मिनरल्स डाले हैं वो वापस भी सॉइल में मिलाने हैं, वाटर में मिलाने हैं, सो दैट इज नेसेसरी।
ठीक है, सो ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर द रीयूज बाय द ऑटो। बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर होता नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 थिंग्स आर देयर दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर वेरी वेरी क्लियरली। पहले तो हमें मतलब ये फंक्शन के बारे में हमें समझना है। सो चलो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को क्या फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, कौन से फंक्शंस है? 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम फंक्शन: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो होगी, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिनरल्स, मैटर, ये भी फ्लो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें 1 बाय 1 बहुत ध्यान से समझनी है बच्चों। ठीक है, तो नंबर 1 तो प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद डिकम्पोजिशन है, तीसरा बेटा एनर्जी का फ्लो है, ठीक है, फूड चेन की वजह से, और चौथा है बेटा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चलो नंबर 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, पक्का? और आता है बेटा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में पिरामिड्स है ना, यू नो द फूड चेन एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो उनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी के बारे में बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या है प्रोडक्टिविटी। देखो, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत आसान है बच्चों, प्रोडक्टिविटी क्या है। नंबर 1 थिंग आपको ये समझना है कि है ना, सोलर एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain. अगर सोलर एनर्जी ना मिली तो बेटा इकोसिस्टम का सस्टेन कर पाना, फंक्शन कर पाना मुश्किल है ना। एनर्जी सप्लाई अगर नहीं मिला तो मुश्किल है ना। अब हमें समझना है कि अमाउंट ऑफ बायोमास, देखो हम कैसे मेजर करेंगे, मम्मी ने 4 रोटियां बनाई, ओके ठीक है, 4 रोटियां बनाई, ठीक है, 4 ना, कब बनाई? आज बनाई, अच्छा ठीक है, आज बनाई, ठीक है, कितने लोगों के लिए बनाई? 10 लोगों के लिए बनाई क्या? नहीं, 2 लोगों के लिए 4 रोटियां सफिशिएंट है, या एक इंसान के लिए सफिशिएंट है। सो व्हाटएवर मे बी, मम्मी ने है ना अमाउंट ऑफ सम अमाउंट बेटा है ना जो है रोटियां बनाई है, ब्रेड बनाया, व्हाटएवर यू कैन से। अमाउंट ऑफ बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड for plants during photosynthesis is called as a primary production। इसी को हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि पहली बार प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो सनलाइट की एनर्जी जो आ रही है, इसको प्लांट जो है फिक्स कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। अब वो जमा कैसे करते हैं? लाइट के फॉर्म में करते हैं क्या, है ना। मतलब रैबिट आएगा तो मेरे भूख लगी है तो ये बैटरी मारता है, ले लाइट खा ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो डायरेक्ट प्लांट को खा जाता है। इसका मतलब प्लांट के अंदर जो बायोमास जमा है, बायोमास तो बड़ा ध्यान से समझने वाला वर्ड है। बायोमास जो स्टोर्ड है उसी को तो रैबिट कंज्यूम करेगा, isn't it? है ना। सो बेटा द अमाउंट विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक किसी गिवन समय में और एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में बेटा जितना अमाउंट ऑफ बायोमास एक्चुअली प्रोड्यूस होता है उसी को मैं प्राइमरी प्रोडक्शन कहता हूँ। बट यहाँ पे नोटिस करना, थोड़ा सा वर्ड में ट्विस्ट आएगा, आप दोनों शब्दों में फर्क देखो। यहाँ पे लिखा है बेटा प्रोडक्टिविटी, यहाँ लिखा है प्रोडक्शन। तो जब मैं अमाउंट के बारे में बात करता हूँ ना, ओनली अमाउंट ऑफ बायोमास, तो मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि वेट है ना, और एनर्जी का एक यूनिट दिया है किलो कैलोरीज पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा ये चीज हमको देखने को मिलती है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर और व्हाटएवर मे बी। ठीक है, सो इस तरह से बेटा आपको एनर्जी जो है ना स्टोर करते हुए दिखे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेट, वेट के हिसाब से देखो तो हमें ये जी हम लोग देखते हैं ग्राम। और अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी हम लोग लेते हैं, चलो एनर्जी पर है ना मीटर एरिया, कोई भी एरिया ले लिया हम लोगों ने, इस तरह से एरिया में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है एक्चुअली वो मैटर में ही हो रहा है। ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंस याद रखना, चीजों को समझना, यूनिट की तरफ ध्यान रखना, यूनिट की तरफ ध्यान रखो। यूनिट क्या है ना, यहाँ पे चेंज कैसे होता है।
द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, नॉट अमाउंट, द रेट, कितनी स्पीड से हो रहा है भाई ये प्रोडक्शन। मम्मी ने 4 रोटियां बनाई, ना ना, मम्मी ने 1 घंटे में 4 रोटियां बनाई, अरे बाप रे बहुत समय लग गया। 10 मिनट में, अच्छा बहुत फास्ट है। So that is what the point, you know. The rate of biomass production is called productivity. Now ये फर्क है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्शन हम जब भी कहते हैं अमाउंट के बारे में बात करते हैं, और आप बोलोगे कि सर ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, तो आप बेटा है ना डेफिनेटली पेपर देखना, मैटर करती है, मैटर्स, ठीक है, ये बिल्कुल करता है, ठीक है। So now whenever you talk about the rate, you will always consider the time, बराबर है ना, बराबर है, टाइम को आप जोड़ो। So it is expressed in the, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राम पर ईयर लिया है, ये यहाँ पे लिया है किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। एक साल में कितना अमाउंट उस है ना इकोसिस्टम ने जमा किया, वेट के हिसाब से या एनर्जी के हिसाब से। वेट मतलब है ना जो भी मैटर कंटेंट है उसके हिसाब से। तो इस तरह से बच्चों जब हम लोग टाइम का वैल्यू वहां पे लगा देते हैं, पुट करते हैं, तब हमें मिलता है रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन। उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा उससे हम लोग? प्रोडक्टिविटी। और हमेशा याद रखो कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल है ना हम डिसाइड कर सकते हैं, बट फंक्शनल उसको है ना बायोटिक बायोटिक फैक्टर मिल करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज द डाउट? नो सर। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा नोटिस कर। अब इसके बहुत सारे टाइप है यार, प्रोडक्टिविटी को हम लोग थोड़ा ध्यान से। इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मम्मी ने 10 रोटियां बनाई, थक गई, 5 खुद खा ली। अच्छा तो बचा कितना? 5 ही बचा ना। तो मम्मी ने 10 रोटियां बनाई 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं है ना, मान लो 15 मिनट में, और बेटा वो 5 खुद खा गई, थक गई, क्योंकि उसको रोटियां बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो शी यूज्ड 5 चपातीस कंज्यूम, और 5 बचा के रख दिए डब्बे में। बच्चे आए है ना, वो बच्चा आया उसने खा डाले बाकी सारे, 4 खा ली, बच्चे ने खाए 4, 1 बच गया, ये हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी ने कितनी रोटियां बनाई, सो दैट इज अ जीपीपी। मम्मी कौन है यहाँ पे? प्लांट्स, मम्मी प्लांट है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे वो जब खाना बना रहे, इसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं यार सब लोग। वो नहीं बनाते तो हम खा पाते क्या? नहीं, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पे समझो कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, एक्चुअल कितना बायोमास है ना बनाया गया एनुअली और व्हाटएवर, तो भी प्रोडक्टिविटी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आंसर है 10 रोटियां बनी। पर बेटा क्या वो सारे के सारे आगे आने वाले लोगों को दिया जाएगा, कंज्यूमर्स को दिया जाएगा क्या? नहीं, प्लांट्स खुद के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे, तो जब भी वो कुछ ना कुछ यूज करेंगे तो वो जीपी में से माइनस हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो 2 कंसेप्ट है, वन इज अ जीपीपी, अनदर इज अ एनपीपी, और एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके 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 ओके। नाउ व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plants for the respiration. ठीक है, देखो ये इतना सिंपल है कि सनलाइट से जो भी एनर्जी आई है ना, जितना भी पार आया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट इस प्लांट ने ट्रैप कर लिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। अब वो अवेलेबल है, बायोमास बना चुका है, ठीक है। जितना भी उसने जमा किया अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, वही बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। बट ये प्लांट्स को अगर सरवाइव करना हो तो ऑब्वियसली बेटा ये रेस्पिरेशन करे,
और जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो ये एटीपी बनाएंगे और तो बेटा हीट का भी लॉस होगा, ठीक है, हीट लॉस होगा, एटीपी बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना भी जीपीपी अवेलेबल बनाया जाता है, जितना भी है ना जीपीपी होता है, वो कभी भी बेटा नेक्स्ट जो भी कंज्यूमर है उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है ना। तो हमें हमेशा एक चीज देखने को मिलती है कि जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। अब ये आर क्या है? आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस बाय द प्लांट्स, बाय द प्रोड्यूसर्स। इज इट क्लियर? हेलो, व्हाट इज एनपीपी? इट इज द अवेलेबल बायोमास। किसके लिए अवेलेबल है बेटा ये? फॉर द कंजम्पशन टू द हेटेरोट्रॉप्स, herbivores, decomposer, जो भी हो। That is NPP is a gross primary productivity minus respiratory losses. Is it clear? Hello, है ना? What is GPP? GPP is actual biomass produced by the producers, है ना? What is NPP? NPP क्या है? NPP मतलब डेफिनेटली GPP minus R is equal to NPP। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, इट्स अ सिंपल वन, सिंपल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, ठीक है। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। व्हाट इज आर? रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बात करते क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। देखो, इन्होंने जो किया था ना प्लांट्स ने, इन्होंने पहली बार यार फिक्स कर दिया, तो जो कुछ भी बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय द, है ना, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, उसी को मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहता हूँ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप मैंने बताए, एक था जीपीपी, एक था एनपीपी। अब एनपीपी वो बायोमास है जो आने वाले सारे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको, सिंपल क्वेश्चन बेटा, फूड चेन जो हम लोग पढ़ते हैं, फूड चेन, है ना, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ठीक है। तो बेटा ये जो था ना, रैबिट, स्नेक और ईगल, इनके लिए जो बायोमास अवेलेबल था वो कहां से आया? जीपीपी से या एनपीपी से? बताओ। एनपीपी। एनपीपी। ये हमेशा याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सबको याद रखना है कि जो भी अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंज्यूमर्स इज ऑलवेज एनपीपी, ठीक है। एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्यूमर्स। यस सर, हेलो। कभी भी बेटा जीपीपी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं होता, ये क्लियर करो। जीपीपी इज नेवर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। जीपीपी इज नेवर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के लिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? अब मैंने आपसे बोला कि अरे यार शादी में पालक पनीर बनाया, आपने एकदम टूस टूस के पालक पनीर खा लिया। मान लेते हैं आप कितना भी पालक पनीर खा लो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, कितना भी, फिर रैबिट है, रैबिट ने बहुत सारा बेटा ये, है ना, झाड़ पत्ती फूल खा लिया, पूरे ग्रासेस खा लिए। बट वेनेवर यू कट इट, जब भी बेटा आप रैबिट को खोल के देखोगे उसके एनाटॉमी, तो आपको बेटा उसके हाथों में, पैर में, कहीं पे भी बेटा ये पालक पनीर हरा वाला खून थोड़ी मिलता है। आपको उसमें मसल्स मिलेंगे, नर्वस सिस्टम मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एनिमल्स और कंज्यूमर्स कन्वर्ट द बायोमास इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट। हेलो, इजंट इट? ऐसा ही होता है ना। ये तो नहीं, जैसे कि प्लांट ने क्या किया, लाइट एनर्जी को, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ये भी तो कन्वर्ट कर रहा है, इजंट इट? इसी को बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। It is the rate of formation of new organic matter by the consumers, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिक मैटर मतलब मसल्स, जो भी बॉडी पार्ट्स बनते हैं उनके, by consuming the food। Is it clear? आपको डिफरेंस क्लियर है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या सारे ही इकोसिस्टम की सेम होती है? जैसे मैं सिंपल पूछ लूं आपको, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और बेटा एक है डेजर्ट,
जहाँ पे कैक्टस है, आप सीधा सीधा बताओ किसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन सी एरिया की प्राइमरी। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, और बिल्कुल सादे लॉजिक वाले क्वेश्चन है। एक डेजर्ट है, एक फॉरेस्ट है, मुझे सिर्फ बता दो इन दोनों में से किसका जीपीपी ज्यादा होगा। एग्जैक्टली फॉरेस्ट का। ऐसे सादे क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, कुछ नहीं, बड़ा मुश्किल कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि फॉरेस्ट में यार बहुत सारे प्लांट है, डेजर्ट में नहीं है। तो बेटा हर एक जगह की प्रोडक्टिविटी एक जैसी होती है क्या? नहीं होती भाई, बिल्कुल नहीं होती है ना। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी vary in different ecosystems because it depends on क्या क्या फैक्टर्स है। the plant species inhabiting a particular, वहां पे कौन से प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो जिम्मेदार है, कितने वाइल्ड टाइप प्लांट अवेलेबल है वो काम करे। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, कितना टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, बारिश कितनी हो रही है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, सॉइल में फर्टिलिटी कितनी है, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर निर्भर है। और बेटा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, और जो भी प्लांट वहां पे लगे, ठीक है, आपने मुंबई के ही मतलब जाते बाहर नहीं, नवी मुंबई के एरिया में कहीं तो भी आपने, है ना, एक गन्ने की खेती लगा दी और दूसरी तरफ बेटा कोई सोयाबीन लगा दिया, ठीक है, आपको क्या लगता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली बेटा शुगर केन, बिकॉज शुगर केन इज अ सीफूड प्लांट है ना। हेलो, तो जो सीफूड प्लांट है उसकी कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होती है इन नॉर्मल CO2 कंसंट्रेशन, इजंट इट? हमने पढ़ा है ये बात, क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये Yes. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार प्रोडक्टिविटी सबकी एक जैसी थोड़ी होगी, बिल्कुल नहीं होती। द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब एक चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है, आप भी लिख सकते हो, जरूरी भी है क्या लिखने वाला हो, थोड़ा ध्यान से समझो। ये क्लियर हो गया आपको, है ना। प्रोडक्टिविटी वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्योंकि वहां के कंडीशंस, वहां के फ्लोरा फौना सब वेरी करते हैं, इसीलिए ना। देयर इज वन थिंग, एक फंडा और है जो हमें समझना है। देखो क्या है, मैं कहता हूं कि एक्चुअली देखो इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में एक साल खत्म हो गया, एनुअली कितना बायोमास जमा हुआ। सर ये क्या चीज है, थोड़ा समझते हैं, है ना। एनपीपी क्या है? एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्यूमर्स। मतलब देखो जीपीपी बना, जीपीपी माइनस आर कर दिया तो एनपीपी बच गया। बट यार एनपीपी बचता है क्या पूरा? नहीं बचता, क्योंकि कंज्यूमर खा जाएंगे ना, कंज्यूमर तो खा जाएंगे। सो व्हाट इज द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? एनपी क्या है, बड़ा ध्यान से, एनपी क्या है? एनपी का मतलब है एनपीपी माइनस, देखो एनपीपी का माइनस, क्या माइनस है? माइनस कंज्यूमर्स ने जो चीज कंज्यूम ही नहीं की वो वाला पोर्शन, करेक्ट है क्या? है ना, जो बचेगा क्या बेटा, कंज्यूमर्स ने जो कंज्यूम नहीं किया। सो एनपीपी माइनस द अमाउंट, है ना, यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, करेक्ट है क्या? है ना। तो बेटा समझना है कि जब हम एमपीपी में से जो बायोमास कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद भी मैंने अभी एक वो ना काम किया था, मैंने क्या बोला, मम्मी ने 10 रोटियां बनाई, मम्मी ने खुद 5 खा ली, 5 ही बची, बच्चे ने 4 खा ली, फिर भी एक बचता है, ये बताता मैंने अभी लिखा, इफ यू हैव नोटिस्ड इट केयरफुली, है ना। तो बेटा अल्टीमेटली एक रोटी तो बची, है ना। कल ब्रेकफास्ट में उसका चूरमा बना के खा लेंगे, एक रोटी का, वट एवर मे बी, चाय में डुबो के खा लेते कुछ लोग, अजीब अजीब लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग पकवान बनते हैं, है ना। सो व्हाट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बायोमास हमेशा बेटा किसी भी इकोसिस्टम में अवेलेबल होगा ही, चाहे कंज्यूमर्स कितना भी कंज्यूम कर ले, इजंट इट? और वही उसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अरे बैंक में कुछ तो पैसे जब बचाने पड़ेंगे ना भाई, फ्यूचर के लिए, नहीं बचाएंगे क्या? सेविंग तो होगी। सो एक्चुअल सेविंग कितनी हुई, इजंट इट? है ना, बराबर। तो एक्चुअल सेविंग तो हमें दिखाई देती है। चलो
So what is NP? NP is the actual biomass of the ecosystem at the end. Is it clear? Hello, समझ में आ रहा है? Yes, hello, है ना? तो जितना बायोमास उसमें जमा हो गया यार, तो ये हो गया एनपीपी माइनस बायोमास कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। तो जितना ये कंज्यूम कर लिया उन्होंने एनपीपी में से, ठीक है, उसको माइनस कर दो, जो बच गया वो है नेट प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर? हेलो, पक्का? तो ये लिख लो यार, ये आपके पास रखो लिख करके, एनपी क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। वो बहुत टनों में बचता है, बहुत सारा अमाउंट बचता है, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। किसी ने भी कंज्यूम नहीं किया, ना प्लांट ने कंज्यूम किया जिसने बनाया, ना ही कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, ठीक है। तो जो बच गया ना बिना कंज्यूम, उसी को हम नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज वो बताता है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन। याद रखना। अब यहाँ पे पहली बार उन्होंने बोला है कि बायोमास मतलब सिर्फ ड्राई वेट को ही कंसिडर करना है, फ्रेश वेट को नहीं। We don't consider the fresh weight for the biomass. We consider the biomass as a dry weight. Hello. और ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। So biomass is the dry weight of organic matter. याद रखो ये। अब यहाँ बड़ा ही अजीब सा एक मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही जवाब देना। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे अर्थ में, ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में बात करें, ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है, उसका एंटायर, आप ओशन, ये जितना भी एरिया, डेजर्ट, अल्पाइन, सब पकड़ लो, 170 बिलियन टन। दैट्स इट, दैट इज अ नंबर दे हैव गिवन। बट मजेदार बात ये नहीं, नंबर नहीं, यहाँ पे आप ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, थोड़ा ध्यान से देखना, ऑफ दिस, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans is only 55 billion tons. Why this? अरे 170 है ना, माइनस 55, या फिर डायरेक्ट 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो 110 बिलियन टन्स इतना प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है। ऑल्दो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 30% ही बेटा सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, और ये 70%, ओशन 70% सरफेस को ऑक्यूपाई करने के बावजूद उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, और ये 30% कम एरिया में ऑक्यूपाई करने के बावजूद बेटा इसका प्रोडक्टिविटी डबल है। व्हाई दिस? ऐसे क्यों है? कौन बताएगा? बताओ। तो एक्चुअली जो एनसीईआरटी बता रही है वो नेट प्रोडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जो अंतिम एनुअल बच गया कैलकुलेशन करने पे, उसके बारे में। कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? ओशन एक बहुत बड़ा एरिया है, एनीवन ऑफ यू, चलो बोलो, कौन बता सकता है? कुछ भी कारण बता दो, चलेगा। सिद्धि का आंसर आया है, बिल्कुल सही। थोड़ा अलग आंसर दो, आंसर तुम्हारा सही है बट इसको जस्टिफाई करो। मिनरल या मिनरल फोटोसिंथेसिस, क्या मिनरल फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मिनिमम फोटोसिंथेसिस। व्हाई दिस? ऐसा क्यों है कि ओशन, टेरेस्ट्रियल में वेजिटेशन ज्यादा है ना, क्या बेटा टेरेस्ट्रियल में गया? वेजिटेशन ज्यादा है ना। वेजिटेशन ज्यादा है, आपने पढ़ा था, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, बराबर। इवन जब आप एल्गी के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है ना, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस में आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एल्गी की होती है, एल्गी तो पानी में, ठीक है। मैं इसका कारण सिंपली आपको समझा दूं। नंबर 1, पहली बात ये है कि जो ओशन है ना,
उसमें डाइवर्सिटी लैंड के हिसाब से बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा फिश बेटा वहां पे रहते हैं। ठीक, तो वहां पे डिग्रेडेशन का भी रेट बहुत तेजी से होता है, मतलब कंजम्पशन तो बहुत तेजी से हो रहा है, बट डिग्रेडेशन इज वेरी हाई। तो जो जीपीपी का अमाउंट एनपीपी में यूज होता है ना, यूज होता है ना, यूज वो बहुत हायर लेवल कम है। ठीक है, तो कंजम्पशन इज वेरी वेरी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है भाई, आप समझ रहे हो। जीपीपी इज अ हायर, थोड़ा ध्यान से सब लोग सुनना, ओशन का जीपीपी बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 3 to 4 times देन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। याद रखो जीपीपी ज्यादा है, एनपीपी कम है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन बहुत खतरनाक लेवल पे होता है। जितना एनपीपी होता है ना, वहां पे क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि सबसे पहले 500 मीटर डेप्थ के नीचे बेटा लाइट ही पेनिट्रेट नहीं करता। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो अपर स्ट्रेटा ऑफ द ओशन हो रहा है, जहां पे 500 मीटर पे सरफेस पे जो एल्गी है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट खाने वाले लोग 30,000 मीटर अंदर तक दबे पड़े हैं। आपको समझ में आ रही है बात? हेलो, ओशन की डेप्थ तो 30,000 मीटर भी है ना अंदर, प्रोडक्शन सिर्फ 500 मीटर पे हो रहा है। तो यार ये कंजम्पशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ये इतने ज्यादा है, तो सब खा जाते हैं, कुछ नहीं बचता। खर्चा ही इतना है कि सेविंग कैसे होगा? आर यू गेटिंग दिस? हेलो, कमाई ज्यादा है, नो डाउट, बहुत कमाई कर रहे हो, टेरेस्ट्रियल से ज्यादा कमाई हो रही है, बट खर्चा भी उतना ही है। आर यू गेटिंग दिस? हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझो। मैंने दो मुद्दे बताए, एक कि ओशन की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन रेट, डिग्रेडेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से, और दूसरा लाइट का पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम है यार, समझ लो, है ना, लाइट पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा इश्यू है, इसके वजह से होती है दिक्कत। ठीक है, तो जितना भी वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उससे भी ज्यादा बेटा कंजम्पशन करने वाले लोग वहां पे। इज इट क्लियर? तो ये कारण है, इसकी वजह से एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ओशन की है, although it occupies the 70% of the surface of the earth, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बच्चों वो सिर्फ 55 बिलियन टन है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। डीप ओशन ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉप्स और केमोऑटोट्रॉप्स, बोथ बोथ। केमोऑटोट्रॉप्स का उतना ज्यादा है नहीं बच्चा पॉपुलेशन, हेटेरोट्रॉप्स ही ज्यादा है। केमोऑटोट्रॉप ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि दैट प्रोसेस इज एट, है ना, एक्चुअली खुद ही लिमिट वाली प्रोसेस है। ठीक है, नाउ अब आता है दूसरा पॉइंट। तो मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में सारी बातें बताई आपको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। और याद रखना बेटा, सार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रोडक्टिविटी के ही आते हैं। ठीक है, तो चलो, डिकम्पोजिशन एक दूसरा फंक्शन है जो इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से किया जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर हम चीजों को देखें तो डिकम्पोजिशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म, है ना, या प्लांट का पार्ट टूट के गिर गया या ऑर्गेनिज्म के एनिमल की डेथ हो गई। तो इस सेंस में आपको ये समझना है कि बहुत ही सिंपल स्टेप वाइज मैनर में डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट, है ना, थोड़ा सा नोटिस करके रखना। ओके, नाउ देखो थोड़ा देर से ना, यहाँ पे आते हैं डिकम्पोजिशन में क्या क्या पॉइंट है। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ ध्यान से, it is the breakdown of the complex organic matter by decomposers into inorganic substances। exactly प्रोडक्टिविटी के अपोजिट कार्यक्रम है। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में किसने कन्वर्ट किया? प्रोड्यूसर्स ने। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में वापस कौन कन्वर्ट करके दे रहे हैं? डिकम्पोजर्स। इसलिए इनका रोल बहुत बड़ा है। कंज्यूमर्स ना भी हो, बड़ा ध्यान से सुनना,
If there are no consumers, still the earth will work. हम लोग सब रैबिट ये वो सब नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। छोटा सा साइकिल में बना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सब लोग देखें। ये है सन, ये है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर मर गए, प्रोड्यूसर मर गए, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, फिर से सॉइल में डाल देगा, इनऑर्गेनिक वापस कर देगा। इस तरह से साइकिल चलता है ना। आप सोचो कि अगर हम लोग मान लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा अगर कंज्यूमर्स नहीं रहेंगे, तो अर्थ के ऊपर एक भी कंज्यूमर नहीं तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता है? हेलो, व्हाट विल हैपन? नथिंग, बिकॉज इफ देयर इज नो कंज्यूमर, अगर बेटा कंज्यूमर को हम लोग हटा भी देते हैं तो ये वाला पोर्शन नहीं भी है तो भी साइकिल रन करेगा। इनऑर्गेनिक से प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक बना देंगे, ऑर्गेनिक ये मरेंगे, डिकम्पोजर उसको बेटा वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे, काम खत्म। जो एनर्जी ट्रैप हुई है वापस भेज देंगे, जो मैटर ट्रैप हुआ है वो भी वापस भेज देंगे। तो एक्चुअली हमारा यूज केस है नहीं इकोसिस्टम में वैसे ज्यादा करके। हाँ, हम लोग डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा बेटा कंड्यूट्स बढ़ते हैं। कंड्यूट्स मतलब एनर्जी को कंडक्ट करने वाले, और है ना जो स्टेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एनीवे, बट आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि इफ देयर इज नो कंज्यूमर नथिंग विल हैपन, द न्यूट्रिएंट साइकिल विल वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब डिकम्पोजर का रोल कंज्यूमर के रोल से भी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? है ना, इतना तो क्लियर है? हेलो, ओके, चलो अब बात करते हैं, सिंपल सिंपल बात होती है। तो क्या करें, यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये बेटा देखो, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। जहां पे भी कंजम्पशन डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है वहां पे बेटा बीओडी बढ़ जाता है ना। व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये चीज आप मिंद्र का जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं बीओडी बता दूं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर है, इसको खाने वाले बैक्टीरिया सारे एरोबिक। अगर ये एरोबिक है, जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इसी बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड को ही हम लोग बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब आप समझो, जहां पे बीओडी ज्यादा है वहां ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है ना। बीओडी ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने की प्रोसेस तेजी से चल रही है। सो इसको आगे बढ़ता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, है ना। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों डेट्रिटस। उसे क्या कहते हैं? डेट्रिटिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल है डेड प्लांट रिमेन्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकल मैटर, जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट, एनी ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एनी ऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में आप बात करोगे, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटस, ठीक है। एग्जाम्पल है डेड प्लांट रिमेन्स, उसको हम लोग बोलते हैं डेड प्लांट रिमेन्स। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है इसको हम समझते हैं। नंबर 1 नोटिस करो बेटा, डेट्रिटस क्या है, ये बार बार आपको क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज डेट्रिटस? ये नंबर 1 क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज डेट्रिटस? तो आपको बताना है आजा डेट्रिटस क्या चीज होती है ना, नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट्रिटस ऑब्वियसली रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अब मिसकंसेप्शन है बच्चों का, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज बेटा फ्रेगमेंटेशन हो गई। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो गई है। अब ये इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये डेड बॉडी है। अब यार
इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज अगर करने लगेंगे उनके स्पीड से तो यार हजारों साल निकाल देंगे, क्योंकि छोटे बैक्टीरिया है। कितना भी बेटा कोशिश करेंगे, कितनी भी स्पीड बढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके छोटे टुकड़े होना जरूरी है, इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेगमेंटेशन, वर्म्स आएंगे बहुत सारे, है ना, मैगोट्स आएंगे जो बेटा तेजी से बेटा इनको खाना शुरू कर देते हैं। सो breakdown of the detritus into smaller particles by detritivores। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं अर्थवर्म भी ये काम करते हैं। अर्थवर्म्स आर द detritivores, detritus को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करने वाले, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है उसे मैं फ्रैगमेंटेशन कहता हूँ। और जो भी ये काम करते हैं उनको हम detritivores बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है लीचिंग। थोड़ा ध्यान से समझना लीचिंग क्या है। लीचिंग कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते। देखो अब बात करते बेटा, ये देखो ये सब सड़ गल रहा है एकदम से, यहाँ पे बारिश अगर आ गई, रेनफॉल आया, ये देखो ये सड़ रहा है, गल रहा है, रेनफॉल आया, क्या हो जाएगा? तो जो भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वहां पे, कैल्शियम है, फास्फोरस है, व्हाटएवर, जो भी वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना, go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salt। वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो पानी के साथ में, पानी क्योंकि है ना परकुलेट होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो दैट परकुलेटिंग वाटर इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड वाटर बनता है ना, नीचे नीचे पानी जाएगा, उसके साथ बेटा ये वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, आपने शायद बेटा ये वर्ड सुना होगा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग सुना है? ब्लीचिंग, व्हाट इज ब्लीचिंग? है ना, मंकी जीन्स बोलते हैं हम लोग, पता नहीं। ब्लीच करना मतलब क्या होता है? ब्लीच करना मतलब किसी चीज को वहां से निकालना, है ना, एब्जॉर्ब करके निकाल ले, दैट इज ब्लीचिंग। ठीक है, व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग मतलब बेटा उसको, है ना, डिसॉल्व करके उसमें डाल देना है, उसके साथ घोल देना है, लीचिंग। हेलो, सो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन into the soil horizon and precipitate as unavailable salt, है ना, वो अवेलेबल नहीं होते। तीसरी चीज, ये नॉन बायोलॉजिकल मेथड है। तीसरी है बेटा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म 100% बायोलॉजिकल मेथड है, और यहीं पे एक्चुअल रोल आता है बेटा माइक्रोब्स का। डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस into simpler inorganic substances by bacterial and fungal enzymes। ठीक है, अभी यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, एंजाइम्स यूज हो रहा है, एक्चुअल कैटाबोलिज्म हो रहा है। बट अब मिसकंसेप्शन देखो क्या है, मिथ, है ना, एक यहाँ का मिथ देखो। मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चों को ये लगता है पढ़ते वक्त कि सर पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर लीचिंग होता है, फिर कैटाबोलिज्म होता है। नो, ये सारे प्रोसेस जिस समय फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसी समय बैक्टीरिया भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनको जब छोटे पार्टिकल मिल जाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, सो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म ऑकर साइमल्टेनियसली, वो एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। एक डेड बॉडी पड़ी है, इसका मतलब वहां पे बैक्टीरिया भी ग्रो होंगे, फंगस भी ग्रो होंगे, अर्थवॉर्म भी आएगा, बिगर्ड्स भी आएंगे, सब आएंगे, मैगोट्स आएंगे, सब करेंगे, सारे अलग अलग प्रकार के वर्म्स आएंगे, खाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, बारिश अगर आ गई तो लीचिंग भी हो जाएगा। ये सब होता है, बट साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं कि एक के बाद होगा, ये पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है, isn't it? इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में मतलब ये चीज जो है, फोर्थ स्टेज जो है, उसको समय लगता है होने में, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन किसी एक सिंगल डेट्रिटिव ओर के बारे में नहीं है। ह्यूमिफिकेशन एक वहां के सॉइल के बारे में बात होती है, जहां पे वो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके बारे में। So what is humification? It's an accumulation of humus। ह्यूमस बोलते हैं, HUMUS। ये ऐसा वर्ड है जो ह्यूमन के बिल्कुल पास में, तो ह्यूमन HUMUN, ये ह्यूमस है। So you can understand this accumulation of the humus। What is humus? ये आपका क्वेश्चन है बेटा, आपके इसी साल आएगा। What is humus?
तो ह्यूमस का सीधा मतलब हमारी इन्हें दिया है डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस, कोलॉइडल होता है, ग्रैन्युलर ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिक सॉइल के ग्रैन्यूल्स, ब्लैक कलर का, डायरेक्ट चॉकलेट कलर का होगा, डार्क चॉकलेटी, एमॉर्फस, कोई प्रॉपर ऐसा कोई एकदम ऐसे क्रिस्टल्स नहीं बनते, दे आर जस्ट स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स। सो डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस जो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता, वेरी स्लो डिकम्पोजिशन, बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होता है, इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। नहीं तो अगर ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाए तो बैक्टीरिया सारा कंज्यूम कर लेंगे, प्लांट्स को कुछ मिलेगा ही नहीं, प्लांट अपना हाथ मलते ही रहेंगे, हाथ मलते क्या रूट मलते रहेंगे, अरे यार मुझे मिला ही नहीं। सो दे आर वेरी स्लो। सो humus is resistant to a microbial action and so decomposes very, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है बेटा ह्यूमस। देखो जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना बच्चों, वो सारे डिसॉल्व होके चले गए यार, बचा क्या यार सॉइल में? ऑर्गेनिक ग्रैनुल्स, वही ऑर्गेनिक ग्रैनुल्स ह्यूमस है। तो आपको लग रहा है कि ह्यूमस बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टू मच टाइम। सॉइल फॉर्मेशन ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेटा हमारी, मतलब नेचर की। अगर सॉइल ना बने ना तो ये वेजिटेशन, ये पेड़ पौधे कुछ ना बने, isn't it? So accumulation of the humus is resistant to the microbial action and so decomposes very slowly. So being colloidal in nature, it serves as a reservoir of the nutrients. तो ये colloidal है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी डिकम्पोज हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उसी से बेटा ह्यूमस बनता है, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ द ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन एंड सो डिकम्पोजेस। ये जरूरी भी है कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो, अगर वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो गया तब भी बेटा सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी एंड दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। सो थैंक गॉड, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस टू द मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे दो चीजों को मेंशन किया हमने, कौन सा? वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक का लीचिंग हो जाता है ना, वाटर सोल्यूबल जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसका लीचिंग हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस बनता है। तो सर उसका क्या होगा बताओ ना, किस चीज का? रे भाई सर जो सोल्यूबल नहीं होते इनऑर्गेनिक कंपोनेंट उनका क्या? अरे उनका कुछ नहीं, देखो वो वहीं पे सॉइल में जमा होते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? Mineralization. It is the release of the inorganic nutrients due to the degradation of the humus by some microbes. तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे 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 ह्यूमस डिग्रेड हो रहा है। अब उसमें ह्यूमस में ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर से मिला हुआ है बेटा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि मिनरल के फॉर्मेट में वहां पे आपको देखने को मिलती है। आयरन है, Fe है, अभी हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट हो रहा है, तो आयरन निकलेगा ना हिम से, अब ये आयरन जाएगा ना, तो वहीं पे बेटा धीरे 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 जैसे जैसे डिग्रेड होगा वैसे बेटा वो आयरन जो है वो मिट्टी में मिलेगा, ठीक है, और उसके ऑक्साइड्स वगैरह बन जाएंगे और व्हाटएवर मे बी, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। तो देखो ह्यूमस का डिग्रेडेशन है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एक तो अगर वो डिग्रेड होने से पहले ही लोगों ने, मतलब प्लांट्स ने उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको एब्जॉर्ब किया, तो चीजें, या तो मिनरल्स धीरे धीरे जमा होते हैं जो भी नॉन सोल्यूबल है, जो एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट है, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वो बेटा रिलीज होंगे और वहीं पे वो सॉइल में रहेंगे, ठीक है। तो ये बेटा 5 चीजें जो हमें डिकम्पोजिशन के बारे में पता होनी चाहिए। क्या आप इनमें से ऐसे 2 चीजें बता सकते हो जो नॉन बायोलॉजिकली हो सकते हैं? बताओ, नॉन बायोलॉजिकली कौन सी 2 चीजें यहाँ पे हो सकती है? एनी 2 स्टेप्स व्हिच कैन नॉट रिक्वायर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बताओ। एक तो लीचिंग है 100%, बराबर है। एक क्या है? लीचिंग।
और दूसरा दूसरा मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन दोनों तरह से होता है, बट है ये भी याद रखना है ना, दोनों तरह से हो सकता है, एक ही प्रोसेस जरूरी नहीं है। एनीवे, सो दिस इज अबाउट व्हाट वी डिकम्पोजिशन के बारे में। सर हाँ बोलो। सर ये मिनरलाइजेशन कैसे विदाउट माइक्रोब कैसे होगा? मिनरलाइजेशन विदाउट माइक्रोब्स हो सकता है। देखो, हम लोग जैसे मैंने अभी वर्ड भी यूज किया था कि ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं, है ना, बनते हैं ना, ठीक है। तो होता क्या है कि विदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग आप बोलते हैं ना, वेदरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह जो प्रोसेस है ये रिवर्स है एक्चुअली। यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ वेदरिंग होता है। तो मिनरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर बेटा रॉक पार्टिकल्स अगर वेदरिंग होता है तो उससे जो भी एलिमेंट है वो निकल करके सॉइल में मिलना शुरू हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अगेन मिनरलाइजेशन। इज इट क्लियर? यस। बहुत बढ़िया। ना ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम, ये देखो ये ट्री है, इसका पत्ता टूट के गिर गया भैया नीचे, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये वर्म आया, उसको खा रहा है, टुकड़े कर रहा है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे, है ना, ये वर्म, ये देखो ये फंगस भी उसके ऊपर ग्रो होने की कोशिश कर रहा है। लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर्स, ठीक है, मतलब ये फंगस ने उसको कंज्यूम कर लिया। या तो फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स, फंजा, ये सब होगा और, है ना, सॉइल में मिल जाएगा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ह्यूमस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लियर। और इस, है ना, ये चीज सिंपली आपके नोटिस में लाई गई है। बट ये 5 स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन आता है। नाउ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक कंपोनेंट डिकम्प, जैसे कि हमने बताया कि प्रोडक्टिविटी को के वेरिएशंस होते हैं, मतलब हर जगह की प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। तो बेटा हर डेट्रिटस का, जितने भी डेट्रिटस है, डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन भी सेम रेट पे होता नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो डेट्रिटस के डिकम्पोजिशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसके रेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो बेटा यही आपका क्वेश्चन है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन। तो क्या चीज होगी, मैं सिंपली आपसे पूछता हूँ, आप सबसे। देखो आपके घर में ना, मतलब हम लोग खाना जमा करके रखते हैं। इमेजिन देयर इज नो फ्रिज, देयर इज नो रेफ्रिजरेटर। आपने घर में चावल बनाया, दाल बनाई, रोटियां बनाई, ये 3 कंपोनेंट आपके सामने हैं। आप बता सकते हो इनमें से सबसे पहले, इन सब में से सबसे पहले किसका डिकम्पोजिशन होगा? अगर मैं सिर्फ दाल और रोटी के बीच में पूछ दो तो बताओ। तो आपका आंसर होगा सर रोटी थोड़ा ज्यादा देरों तक टिकेगी बट दाल जल्दी खराब हो जाएगी। यस, व्हाई सर? डेफिनेटली सिंपल है, बिकॉज दाल में होता है पानी, वाटर। तो ह्यूमिडिटी, मोर ह्यूमिडिटी ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। और ड्राई कंडीशन रहा ना तो उस समय बेटा, है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बिल्कुल भी कम होता है। तो एनीवे ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 1, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। क्या बेटा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, है ना, इसके हिसाब से मतलब कौन से केमिकल कंपोजिशन है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका 2022 का ये क्वेश्चन है, सही से बेटा याद रखो। नंबर देखो यहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, ठीक है, डेट्रिटस। Decomposition rate is slower in detritus, rich in lignin and chitin. अब देखो लकड़ियां होती है, वुड, वुड बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो नहीं पाता, क्यों? बिकॉज इट इज लिग्निफाइड, इट हैज अ काइटिन, सॉरी इट इज लिग्निफाइड। फंगस जो भी है, मतलब आप एक्सोस्केलेटन देखते हो, एनिमल्स के भी एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स के, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते बिकॉज इट हैज अ काइटिन, ठीक है। तो लिग्निन, काइटिन ऐसे जो सख्त मटेरियल होता है अगर वो प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बेटा उसका डिग्रेडेशन बहुत बहुत रेयरली होता है, जल्दी जल्दी हो नहीं पाता।
स्पोरोपोलेनिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, स्पोरोपोलेनिन, उसका तो डिग्रेडेशन होता ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली केमिकल कंपोजिशन डेफिनेटली अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन को। इट इज क्विकर, ये कब जल्दी होगा? क्विकर इफ डेट्रिटस रीच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स। तो अगर वहां पे शुगर है, नाइट्रोजन कंपोनेंट है, ठीक है, तो ऐसे में बेटा जो डिकम्पोजिशन का रेट होता है बहुत तेज होता है ना, वेरी वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी। फूड के सारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो भी है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, बट अगर लकड़ी का पोर्शन है, टुकड़ा है, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये आपका अच्छे से याद रखना है, नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है तो जल्दी होगा। दूसरा क्या वे है यहाँ पे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। कोई भी साधारण समझ सकता है कि गर्मियों के दिनों में खाना जल्दी स्पॉइल होता है एज कम्पेयर टू ठंडी के दिन, कोल्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये समझना है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। आपको याद करना है, आपने चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा था फंजाई, और फंजाई में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पता है बताओ? फंगस के ग्रोथ के लिए, ठीक है, कौन सी कंडीशन जरूरी होती है? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, ऐसा लिखा है आपके एनसीईआरटी में 11th के चैप्टर खोल के पढ़ लेना। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन जो होती है, ठीक है, वार्म और मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन जो होती है, वहां पे डेफिनेटली बेटा बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, यही तो है, वही लिखा है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में अगर फंगस ज्यादा तेजी से ग्रो, तो डिकम्पोजर है ना, तो फेवर्स डिकम्पोजिशन। यही तो वही बात सेम टू सेम यहाँ पे भी आई है, ठीक है। पहला दूसरा चैप्टर है ये, लास्ट अभी आखिरी चैप्टर से। लो टेम्परेचर एंड अनएरोबिक बायोसिस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन। हम लोग बेटा एयर टाइट जार में बंद करके रख देते हैं। एयर टाइट क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो बीओडी यार, बीओडी जो भी डिकम्पोजर्स है वो एक्चुअली उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब आप एयर टाइट जार में रखोगे किसी चीज को पैक, तो डिकम्पोजिशन होने के चांसेस बहुत होते ही नहीं है, डिकम्पोज नहीं होगा। हाँ, कुछ अनेरोबिक बैक्टीरिया अगर वहां पे स्पोर वो जमा लिया अपने पहले ही, ढक्कन लगाने से पहले अगर वो वहां पे एंटर कर चुके हैं, तो उनके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले सिचुएशन होती है, ठीक है। सो लो टेम्परेचर, ठंडे में हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीजर्स में रखते हैं चीजों को, ताकि हम समझते हैं कि लो टेम्परेचर ऑब्वियसली बेटा एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देता है ना, एंजाइम चाहिए ना डिकम्पोजिशन के लिए। सो लो टेम्परेचर एंड अनएरोबियसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको समझना है, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है कि यार ये कचरा जमा हो जाएगा, है ना, डिग्रेड हो नहीं पाएगा, डिग्रेडेशन होगा नहीं। इसी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यही है बेटा, मतलब आप तीन फैक्टर बता सकते हो, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब वार्म मॉइस्ट एंड एरोबिक एनवायरनमेंट। एरोबिक एनवायरनमेंट मिला, मॉइस्चर मिला, वार्म मिला, तो जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर है, अनएरोबिक कंडीशंस है, ठीक है, और ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर है, तो बेटा डिकम्पोजिशन, है ना, जल्दी जल्दी नहीं होगा। इज इट क्लियर? आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। ना, ये दो फंक्शंस हो गए, दो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। दो फंक्शन और है, वो कौन कौन से हैं? एक फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है बेटा, दूसरा क्या फंक्शन है? द सेकंड फंक्शन इज, है ना, दूसरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो दो न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पे आपके बुक में दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको बेटा हम लोग समझते हैं नॉर्मली, है ना, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो
So let's understand what is the meaning of the energy flow. देखो energy flow का simple मतलब है हम food chain के बारे में बात करते हैं यार. We talk about the food chain. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाती है. कैसे? कंजम्पशन से. कंजम्पशन हो रहा है इसीलिए बेटा जो है ना एनर्जी फ्लो होता है. सो व्हाट इज एनर्जी फ्लो? ये हमें समझना पड़ेगा. सन source of energy for all ecosystems. ठीक है, except the deep sea hydrothermal ecosystems. जो डीप सी हाइड्रो सिस्टम थर्मल इकोसिस्टम्स होते हैं ना. ये पहला पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये है क्या, बताओ व्हाट इट इज. सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम. व्हाट इज दिस एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स? बताओ. यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सिंपली एक बहुत नॉर्मल पॉइंट. और वो नॉर्मल पॉइंट क्या है बच्चों? देखो यस, सनलाइट की एनर्जी 500 मीटर से डेप्थ में जाती नहीं है. अब यहाँ पे आप देखोगे यार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं डीप सी लेवल. अब इनके लिए सबसे बड़ी इशू क्या है कि यार इनको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? बिकॉज सन की एनर्जी तो जा नहीं पा रही, सनलाइट तो जा ही नहीं रहा है. होगा क्या? तो आपको तो पता है यार, मतलब अर्थ सरफेस से नीचे यहाँ पे होता है बेटा लावा, मैग्मा. ठीक है, बहुत. अब यहाँ पे अगर थोड़े थोड़े क्रैक भी है ना, छोटे छोटे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है, इस तरह से देख लेते हैं. अब वाटर जो है ओशन का पानी अंदर जाएगा जाएगा तो वेपराइज बनेगा, वेपर्स बनेंगे, स्टीम निकलेगा, इधर से स्टीम निकलेगा. तो होता क्या है कि जो डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट बोलते हैं, VENT. तो ये जो वेंट्स होते हैं उनके वहां पे बेटा अंदर पानी चला जाता है और किसी दूसरे क्रैक से जहां उनको जगह मिलती है वहां से बेटा उसका स्टीम बन के बाहर निकलता है जो गर्म होता है. तो दैट एनर्जी विच एक्चुअली कमिंग, दैट इज थर्मल एनर्जी. इसको थर्मल इकोसिस्टम बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल. ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट से हम लोग इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं भाई इसी टेक्निक से. ठीक है, यहाँ पे बस एक टरबाइन लगा देंगे क्योंकि स्टीम बहुत तेजी से निकल रहा है तो टरबाइन लगा दो. जितने तेजी से स्टीम आ रहा है तो टरबाइन रोटेट करेगा, डायनेम में लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी तैयार. एनीवे, यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि जो ऑर्गेनिज्म उतने डेप्थ में रह रहे हैं उनको बेटा जो भी एनर्जी मिलती है, जो भी मतलब थर्मल एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. इसका क्या मतलब? एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम. तो जो डीप सी में हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है उनको सनलाइट की एनर्जी नहीं मिलती. ठीक है, उनको हाइड्रोथर्मल वेंट की एनर्जी मिलती है, स्टीम वाली. इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है बेटा? ओके. अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. तो जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती है अर्थ के ऊपर, लाइट, ठीक है, वो सारी की सारी पार तो है नहीं. ठीक है, तो 50% से भी कम अमाउंट जो है बेटा वो पार है, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के कैटेगरी में आता है. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. उसको हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं. अभी प्लांट्स जो भी होते हैं ना, एंड फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो भी हमें देखने को मिलता है, प्लांट्स है. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है ना, एनसीईआरटी में भी आपके करेक्शन कर लो अगर दिया गया है तो. वैसे एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है, ये जो है ना यहाँ से कट करना है. ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे नोटिस करना बेटा कि प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक
क्योंकि केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कभी सोलर रेडिएंट को एनर्जी को यूज नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स है बट यूज नहीं करते, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन आया था तो एनसीईआरटी ने हटा दिया, बहुत साल रखा पड़ा बहुत, अभी पिछले साल हटाया। सो प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स है फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड, करेक्ट है बेटा, समझ गए, ये तो आसान है। अब ये कहाँ से लाइट यूज कर रहे हैं, इसी में से, पार में से। क्या पार को पूरा यूज कर लेते हैं? नहीं, प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार, मान लेते हैं 2%, 2% ही बेटा वो जो भी एनर्जी आ रही ना सनलाइट की, उसका सिर्फ 2% बेटा वो एक्चुअली कन्वर्ट कर पाते, है ना। सो दिस एनर्जी, और इतने 2% एनर्जी पे एंटायर लिविंग वर्ल्ड जो बेटा सर्वाइव करता है, आप समझो क्या एफिशिएंसी है। सिर्फ 2% भी अगर वो बोले, 3%, 4%, ठीक है, तो बेटा उतने ही अमाउंट में सारी पूरी जितनी दुनिया में ग्लोबल इकोसिस्टम है वो रन कर रही है, ओनली द 2% ऑफ द सोलर रेडिएशन। आर यू क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आपको मुझे बस इतना बताना है कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? क्या चीज है भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बात होती है? बोलो। तो यहाँ पे क्यों बायोलॉजी में ये कार्यक्रम है? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है बताओ। एंट्रोपी, अच्छा, व्हाट इज एंट्रोपी? देखो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफर, जब भी एनर्जी की ट्रांसफर होती है फ्रॉम कहीं से भी कहीं पे भी हो, बायोलॉजिकल वे से, थोड़ा ध्यान से, जब बायोलॉजिकल वे समझो इसका, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड there will be less energy available at the end of the transfer process than at the beginning, ठीक है, क्यों? ड्यू टू एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी क्या है? इट इज द मेजर और डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन ए, ठीक है, एनी क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। सो क्या बेटा सारी एनर्जी जो भी अवेलेबल है उसको यूज कर लेता है क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो आंसर है नहीं कर पाता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। सो सबसे पहले व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी का सीधा मतलब है बच्चों, एंट्रोपी का सीधा मतलब है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ द रैंडमनेस। तो आप नोटिस कर सकते हो यार, एक तो ये क्लोज्ड सिस्टम है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, आप बेटा अगर इसमें एनर्जी इनपुट करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इनके बीच का रैंडमनेस इंक्रीज होगा, रैंडमनेस विल इंक्रीज, इसको बोलते हैं चलो एंट्रोपी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एंट्रोपी, ठीक है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा होता है। बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रैंडमनेस को बढ़ने नहीं देता, वो क्या करता है जो भी एनर्जी आ रही है उससे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना करके है ना एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे वो उल्टा कराता है कार्यक्रम ठीक है, तो वो जो भी एनर्जी आ रही है उसको अपने अंदर जमा लेता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, तो जो एनर्जी आ रही है ना अगर उसके लिए एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगा, दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट और रेस्पिरेटरी लॉस और एनीथिंग। बट लिविंग सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है जो बड़ी ही एफिशिएंटली अपनी एंट्रोपी को कभी बढ़ने नहीं देता। इतना क्लियर है क्या? हेलो, अरे अपने अंदर के रैंडमनेस को बढ़ने देगा क्या? वो तो खत्म हो जाएगा, isn't it?
लाइफ का मतलब यही तो है कि हम कंट्रोल कर पाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, उसको या तो जमा करो, नहीं जमा कर पा रहे तो फेंक दो, निकाल करके निकाल दो बाहर। बट अपनी जो स्टेडी स्टेट है, अपना जो इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इकोसिस्टम जो है, नॉट लिविंग सिस्टम, लिविंग के बारे में मैंने बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड, इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। They need a constant supply of energy to synthesize the molecules, and it helps to counteract the entropy. इसलिए वो हमेशा एंट्रोपी को काउंटरैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने जो सेल के अंदर बताया वो क्या किया था, इकोसिस्टम भी वही करता है, वो एंट्रोपी को काउंटरैक्ट करता है। और काउंटरैक्ट करता है मतलब क्या, मैं वही तो अभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एंट्रोपी लिखा, so that I am asking you what it is। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को बेटा हमें समझना, ठीक है। एक एंड पे हम लोग ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बराबर। जब वो एंड हो जाता है तो वहां पे अंडरलाइन किया, इट्स काउंटर एक्ट द एंट्रोपी। सही बात, ठीक है ना। इसको मैंने जस्टिफाई करने के लिए एक और स्टेटमेंट आपको दिया, वो क्या था कि जब भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी आती है तो वो ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। और जब भी वो ट्रांसफर होती है तो दूसरे के लिए जहां पे ट्रांसफर होती है उसके लिए वो लेस अवेलेबल होती है। सो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? आई वांट टू आस्क अगेन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है बच्चों, फिजिक्स के फॉर्मेट? फिजिक्स के फॉर्मेट में हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, बराबर है ना? क्या बोल रहा है, हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, करेक्ट है क्या? अरे यही होता है ना, थोड़ा पढ़ के आओ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ के आओ, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और ये स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से देखो, इकोसिस्टम ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद they need a constant supply of energy to synthesize the molecules, अच्छा ये भी लिखा है। and then बोल रहा है it helps to counteract the entropy, तो एंट्रोपी को काउंटरैक्ट, है ना, करने में मदद करता है। इसको अपनाना है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिंपल पैराग्राफ, वेरी सिंपल पैराग्राफ, ऐसा कुछ मुश्किल बात नहीं है, बट थोड़ा सा आप सही ढंग से इसको पढ़ के आओ, ठीक है। देन विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम है ना, देन विल डिस्कस, है ना। इस पॉइंट को डेफिनेटली बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम लोग आज यानी कि छोड़ के जाते हैं थर्मोडायनामिक्स को, ठीक है। तो इसके दो एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी हम फिजिक्स के एस्पेक्ट्स को इससे समझना चाहेंगे मुश्किल होगी, इसका एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, उससे बेटा हम चीजों को समझना। एनीवे, सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, संडे को ही लेक्चर है अपना, है ना, मॉर्निंग को शायद, तो उसी में बेटा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मॉर्निंग इस चीज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। बाय से। शांभवी कल 10 बजे मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके सर। कुछ है डाउट्स का?